स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में। आज मैं आप लोगों का सामने इतिहास का एक दर्दनाक और एक ना भुला जाने वाला इतिहास में आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूँ, जिसे आज भी सुनकर हर भारतीय का दिल दहल जाता है और ब्रिटिश सेट्स का बर्बरता का हमें सबूत मिलता है। तो देरी न करते हुए आज हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जलियन वाला बाग मैसेकर। देखिए बैकग्राउंड तो मैं जब मॉडर्न इंडिया का हिस्ट्री लेकर आऊंगा तब मैं बताऊंगा कि क्या बैकग्राउंड था। अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए, अगर आप लोग कोई जानते होंगे कि इंडिया ब्रिटिश का गुलाम था, उसके बाद फिर रोल एक्ट आया था जिसपे गांधी जी ने सत्याग्रह लॉन्च कर दिया था, उसी समय ये इवेंट हुआ था। तो जब रोल एक्ट सत्याग्रह चला तो उस टाइम बहुत पूरा इंडिया में वायलेंस हुआ। तो उस वायलेंस का सबसे वर्स्ट इफेक्ट आपको जाकर अगर कहीं देखने मिला पंजाब में। पंजाब का अमृतसर शहर जो था ये सबसे वर्स्ट अफेक्टेड एरिया था पूरा इंडिया में, जहाँ पर रोल एक्ट का सत्याग्रह का सबसे बुरा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखने में यहाँ सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ और गवर्नमेंट का रिप्रेशन भी उसी तरीके से यहाँ पर सबसे ज्यादा हुआ। देखिए शुरुआत में प्रोटेस्टर लोग ने कोई भी वायलेंस नहीं किए थे। इंडियंस लोग सिंपली क्या किए थे, जब रोल एक्ट आया, रोल एक्ट के बारे में थोड़ा जान लीजिए। रोल एक्ट एक को ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है कि ब्रिटिशर्स लोग ने एक कानून लाया था जिसमें बोला था कि कोई भी अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी काम करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे बिना किसी सुनवाई का उसे 2 साल का डिटेंशन कर दिया जाएगा, जिसे आज हम लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन जानते हैं ना। अगर किसी को भी शक है कि कोई बुरा काम या फिर कोई क्राइम करे तो उसे पकड़कर 3 महीना बिना कोई मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा कर 3 महीना उसे जेल में भर दिया जाएगा। उसी तरीका से कानून लाया गया था जिसमें कोई भी अगर मान लीजिए ब्रिटिशर्स के खिलाफ कोई भी साजिश रचता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे 2 साल, अगर शक भी होता है तो उसे 2 साल के लिए जेल में दे दिया जाएगा और कोई भी ट्रायल उसके ऊपर नहीं होगा। तो इसे एक ब्लैक एक्ट की तरह देखा गया। तो लोगों ने इसका प्रोटेस्ट किया। तो शुरुआती दौर में लोग क्या करते थे, पर शॉप बंद रखते थे, नॉर्मल रास्ता खाली रहता था, हड़ताल टाइप का चलता था और ब्रिटिश लोगों के खिलाफ नाराबाजी चलता था। लेकिन 9 अप्रैल 1919 को 2 नेशनलिस्ट लीडर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्येंद्र पाल, इनको ब्रिटिश ऑफिशियल ने अरेस्ट कर लिया। किस लिए अरेस्ट किया? क्योंकि बोला गया ब्रिटिशर्स लोग ने बहाना ये दिया कि ये 2 जो लीडर थे ये लोग भड़काऊ भाषण दे रहे थे। जो मीटिंग तो बहुत सारा मीटिंग चला था, बोले कि ये दोनों ने मीटिंग पे भड़काऊ भाषण दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ और उन्हें बिना बताए कोई अननोन डेस्टिनेशन पे लेके चले गया, मतलब गैप कर दिया और बताया भी नहीं कि कहां पर उन लोग को ले जाया गया है। लोग गुस्सा हो गए। अब इससे क्या, जो इंडियन प्रोटेस्टर लोग थे वो लोग सड़कों पे निकल के हजारों की तादाद। फिर 10 अप्रैल का दिन, 9 अप्रैल को उनका अरेस्ट होता है और कहाँ लेके गए किसी को भी नहीं पता। तो 10 अप्रैल को गुस्साई भीड़ बाहर निकल जाती सड़कों पे अपने लीडर लोग के सपोर्ट में। फिर क्या देखा गया कि ये जो प्रोटेस्ट था ये वायलेंट हो गया, क्योंकि देखिए शुरुआत में लोग प्रोटेस्ट करे, ब्रिटिश लोग ने लाठी उठी चलाया होगा, फिर क्या हो गया, गोली चला दिया गया। ब्रिटिश लोग ने बोले कि ये भीड़ उग्र हो गया तो ब्रिटिश लोग ने बहाना मारकर गोली चलवा दिया कि हम लोग को भीड़ को काबू करना, तो गोली चलवा दिया और इसमें कुछ प्रोटेस्टर्स मारे जाते हैं। और मारे जाने के बाद अब टेंशन जो है और बढ़ जाता है अमृतसर में, रैट जैसा माहौल हो जाता है। इस रैट में आपका जाकर 5 इंग्लिशमैन, रिपोर्ट में आता है कि 5 इंग्लिशमैन लोग को मार दिया गया और एक मार्शला शेरवुड, एक इंग्लिश विमेन थी, मिशनरी थी ब्रिटिशर्स का, मार्शला शेरवुड, वो एक बाइसाइकिल में जा रही थी तो उससे लोगों ने रोक कर उसे पीटा। ये भी वायलेंस देखा गया। तो अब जब इतना सिचुएशन बुरा हो गया था अमृतसर में तो ट्रूप्स को भेज दिया गया जाकर वहाँ का माहौल को सही किया जाए और जो पीस को कायम किया जाए। तो वहाँ पर भेजा जाता है ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को, जो एक सीनियर ब्रिटिश ऑफिसर थे। उनको जिम्मेदारी दिया गया कि वहाँ पर मार्शल लॉ लगा हुआ है, जाकर आप मार्शल लॉ लगाइए। मार्शल लॉ में क्या होता है, पूरा तरीका से मिलिट्री के ऊपर दे दिया जाता है। मिलिट्री जो करेगा, मिलिट्री कानून जिसे कहा जाता है। मैं कभी एक वीडियो लेकर आऊंगा, अगर आप लोग बोलिए तो मार्शल लॉ और इमरजेंसी में क्या डिफरेंस होता है। कोई कंफ्यूज होता है कि मार्शल लॉ और इमरजेंसी एक चीज है, लेकिन ये दोनों अलग चीज। इमरजेंसी से बहुत ज्यादा डेंजरस होता है मार्शल लॉ। तो मार्शल लॉ को इम्पोज कर दिया गया ताकि पीस को रिस्टोर किया जाए, लॉ ऑर्डर को फिर से मेंटेन किया जाए। तो डायर ने क्या किया, प्रोक्लेमेशन इशू किया 13 अप्रैल को और बोला कि 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन था। तो बोला गया कि कोई भी लोग शहर छोड़ के नहीं जाएगा, ना कोई भीड़ इकट्ठा होगा, ना कोई भी प्रोटेस्ट करेगा, ना कोई पोजीशन होगा, ना कोई डेमोन्स्ट्रेशन होगा, ना कोई ग्रुप, 3 से ज्यादा लोग एक जगह मिल नहीं सकते। तो ये एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि कोई भी नहीं निकलेगा, घर से बाहर निकलेगा तो अलग अलग 3 आदमी का ग्रुप एक जगह नहीं हो सकता है, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता है, ना कोई डेमोन्स्ट्रेशन कर सकता है और बिना कोई पास का अपना शहर छोड़ भी नहीं सकता है। ये तो प्रोक्लेमेशन था कि 13 अप्रैल का दिन ये प्रोक्लेमेशन इशू कर दिया गया था। लेकिन बैसाखी का दिन था, तो बैसाखी का दिन अमृतसर शहर में, जो मैं जलियांवाला बाग के बारे में बता रहा हूँ, यहाँ पर मेला लगता था। लोग यहाँ पर मेला में आते थे तो एक बहुत बड़ा भीड़ आस पास से गाँव के लोग आए। तो और गाँव वाले उस टाइम तो इंटरनेट नहीं था, ना टीवी था, ना यूट्यूब था,
था, ना इंस्टा था जो आदमी लोग न्यूज संग संग पहुंच जाए, ना व्हाट्सएप था। तो लोग क्या करते थे, लोग को बहुत देर से न्यूज पहुंचा तो ज्यादा लोगों को पता ही नहीं था कि यहाँ पर मार्शल लॉ लगा हुआ है, यहाँ पर इतना नोटिफिकेशन दिया हुआ है। तो लोग क्या हुआ, आस पास के गाँव के लोग आगे, उनको पता ही नहीं था कि हमें इस शहर में इकट्ठा नहीं होना जलियांवाला बाग में। और क्योंकि लोग यहाँ पर हर साल बैसाखी का फेस्टिवल में इकट्ठा होते थे, तो वो आगे अपना नॉर्मल फेस्टिवल मनाने के लिए, और लोकल लीडर भी आगे, जब भीड़ इकट्ठा होगा लोकल लीडर भी आगे की भीड़ को संबोधित किया जाए और लोगों को उत्साहित किया जाए, देशभक्ति का बात बताया जाए और लोगों को प्रोटेस्ट के लिए उभारा जाए। ये क्लियर नहीं है, अलग अलग रिपोर्ट के हिसाब से अलग अलग हमें एस्टिमेट मिलता है। कम से कम माना जाता है 20,000 से लगभग ज्यादा लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। उसमें पॉलिटिकल प्रोटेस्टर भी थे, लेकिन ज्यादातर जो लोग थे वो लोग फेस्टिवल मनाने आए थे। उसमें से कुछ पॉलिटिकल प्रोटेस्टर भी थे। तो मीटिंग अच्छा खासा शांति से चल रहा था और 2 रेजोल्यूशन भी उस मीटिंग पे पास कर दिया गया। एक पहला कि हमें रोलैक्ट एक्ट को वापस लेना है, और दूसरा कि 10 अप्रैल को जो फायरिंग हुआ है उसके खिलाफ हमें प्रोटेस्ट करना है, उसे कंडेम करना है। तो उसी समय ब्रिगेडियर जनरल डायर वहाँ पर अराइव हो जाता है और वहाँ पर अपना लोगों का साथ, और वो ट्रूप क्या करता है, पूरे एरिया को घेर लेता है। आपको अगर इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये बीच में एक आपको जाकर गार्डन है, चारों तरफ एक कुआं है और चारों तरफ दीवार है, और एक ही एंट्रेंस था, वही एंट्रेंस से घुस गया था आपका जनरल डायर और एंट्रेंस को बंद कर दिया था। अब लोग कहाँ से जाएंगे, और वो एक ही एग्जिट है, उसे बंद कर दिया गया और बिना वार्निंग दिए 79 लोगों पर गोली चलवा दिया गया। और कोई भी वार्निंग इशू नहीं किया गया, ना कोई इंस्ट्रक्शन दिया गया कि बोला जाता है ना फायरिंग करने से पहले कि आप जगह छोड़ दीजिए नहीं तो गोली चला दिया जाएगा, बिना बोले फायरिंग चालू कर दिया गया। और वो 79 लोग, उसमें औरत मर्द बच्चे सब पर गोली चला दिया गया। तो ब्रिटिश ऑफिशियल का अगर रिपोर्ट देखा जाए, उस टाइम जो ब्रिटिशर्स लोगों ने जो अपना ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में जो कैजुअलिटीज नोट डाउन किया है, उसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 379 कैजुअलिटी, यानी कि उन लोग ने माना कि 379 डेथ्स हुआ है। लेकिन माना जाता है इंडियन लोगों के हिसाब से 1100 से ज्यादा लोग तो और बोलते हैं कि 379 मारे गए हैं और 1100 लोग जख्मी हुए। ये ब्रिटिशर्स लोग का डॉक्यूमेंट का हिसाब से जो ब्रिटिश लोग ने आंकड़ा दिया है। लेकिन इंडियन लोग मानते हैं कि 1,500 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए और कम से कम 1000 लोग मारे गए थे। और क्यों? क्योंकि वहां पर 1650 बुलेट्स हमें देखने को मिलता है, तो जाहिर बात है कि ज्यादा लोग मारे गए होंगे। और ये इंसिडेंट के बाद ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश लोग को सुधर गए, उसके बाद और ज्यादा मतलब की क्रूरलिटी लोगों पर करना शुरू कर दिए ब्रिटिशर्स लोग। अमृतसर में लोगों को कोड़ा मारने लगा, आपको जाकर लोगों को ह्यूमिलेट करने लगे, रास्ता में लोगों को निकाल कर मारने लगे, किसी को भी पकड़कर घर से निकाल कर जेल में भर देते थे। मतलब इंसान को ऊपर जुल्म का इंतहा पार कर दिया गया था। इंडियंस लोग को पेट के बल किसी की क्रॉल कैसा करता है बच्चा, वैसे क्रॉलिंग करवाता था आपका जाकर ब्रिटिशर्स लोग, रोड पे लिटा कर मारता था, रोड पर घिसड़ाता था। पूरा देश ये सब देख कर संग था। और ये सब कंडीशन को देखते हुए रविंद्रनाथ टैगोर क्या करते हैं, उनको जो ब्रिटिशर्स लोग नाइटहुड का उपाधि दिया था उसे रिटर्न कर देते कि आप हमारे देशवासी के साथ इतना बुरा सलूक कर रहे हैं और मुझे आप लोग नाइटहुड का उपाधि दिए, तो हमें ऐसा उपाधि का जरूरत नहीं है। और गांधी जी को भी कैसरे हिंद का टाइटल मिला था, गांधी जी भी वो टाइटल को रिटर्न कर देते हैं। कैसरे हिंद का टाइटल गांधी जी को जब वो बोअर वार जब चल रहा था तो साउथ अफ्रीका में थे, तब गांधी जी ने ब्रिटिशर्स आर्मी लोगों का मदद किया था। लेकिन आपका जाकर इसका उसी टाइम में कैसरे हिंद का टाइटल मिला था, गांधी जी ने ये भी रिटर्न कर दिया। और ये सब देखते हुए गांधी तो इतना वायलेंस हो गया, तो गांधी जी भी जो अपना जो सत्र गया था उसे वापस ले लेते 18 अप्रैल 1919 में, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मैं मूवमेंट वापस नहीं लूंगा तो लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे, हो सकता है इससे ज्यादा लोगों का कैजुअलिटीज हो। और यहीं से बहुत लोग मानते हैं कि लोगों के अंदर अब और ब्रिटिशर्स का खिलाफ नफरत बढ़ गया और जनरल डायर का ये कांड ने देश के लोगों के अंदर आक्रोश भर दिया और देश का आजादी में लोगों के अंदर और आग भर दिया। और यहाँ से ब्रिटिश राज का खात्मा का शुरुआत हो जाता है। और ये जो इवेंट हुआ था अमृतसर में, गांधी जी बोलते हैं कि हम लोग ये सैटेनिक रिजाइम बोलते हैं, ये रेजिमेंट को बोलते हैं, ये जो हुकूमत चला गवर्नमेंट, ये जो रेजिमेंट है ये सैटेनिक रेजिमेंट, और इसका साथ हम लोगों को कॉपरेशन करना ये इम्पॉसिबल है। और अब हमें ब्रिटिश लोग से पूरा तरीका से आजादी लेने ही लेना, और ये आजादी लेना हमारा हक ऐसा सैटेनिक रेजिम से। और इसके बाद ही गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का लॉन्च कर दिया। एक हिस्टोरियन है APJ टेलर, वो ये बोलते हैं कि ये जो मूवमेंट है, यहाँ से इंडियंस लोग ने ब्रिटिशर्स लोग को अपने आप से अलग समझना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं ब्रिटिशर्स लोग तो इंडियन लोग को हमेशा से अलग समझ, लेकिन यहाँ पर जो बहुत सारे इंडियंस लोग थे जो बहुत ब्रिटिशर्स लोग को सपोर्ट करते थे, अब उन लोग भी इंडियन ब्रिटिशर्स लोग से नफरत करना शुरू कर दिए। और इसी टाइम में पंजाब का पॉलिटिक्स का भी रुख अलग हो जाता। और इसी टाइम में एक बच्चा 11 साल का बच्चा था, ये सब देख रहा था और उसने ठाना कि मुझे ये ब्रिटिशर्स लोग से बदला लेना। और वो बच्चा कोई और नहीं, भगत सिंह थे वो बच्चा, ठीक है। और ये इवेंट ने भगत सिंह को मजबूर किया भारत नौजवान सभा बनाने में। और ये सिंबल
ये जो मैसेकर हुआ इसने बहुत रिवोल्यूशनरी लोग को जन्म दिया। और फिर उधम सिंह जिसने अपना बाजू में नाम लिखाया था राम मोहम्मद सिंह आजाद, उसने क्या किया, फिर माइकल ओडायर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था उस दौर में, जिसने ऑर्डर दिया था ब्रिटिश लोग की पंजाब को पूरा तरीके से सप्रेस कर दो, उसे उधम सिंह ने गोली मार दिया। और ये उधम सिंह मूवी भी उसमें बहुत अच्छे तरीके दिखाया गया कि उसे सम्मानित किया जा रहा था चर्च में, और उधम सिंह किताब के अंदर बंदूक को लेकर जाके और गोली मार देते। तो ये पूरा मूवी में दिखाया गया है। तो उधम सिंह ने उसे मार दिया और उधम सिंह को उसे मारने के लिए 1940 में सजाए मौत दे दिया गया। फिर उधम सिंह का जो अस्थि था उसे 1974 में वापस इंडिया लाया गया। और इसके बाद बहुत सारा कमेटी बैठा, लोगों का कमेटी बैठा कि इसे इंक्वायरी किया जाए कि ये इवेंट सही हुआ कि नहीं हुआ। तो कांग्रेस ने भी अपना एक अलग से कमेटी बैठाया, फिर ब्रिटिशर्स लोग ने हंटर कमीशन बैठाया। तो हम लोग ये सब के बारे में नेक्स्ट टाइम जानेंगे। और आपको जानकर हैरानी होगा कि जब ये सब इवेंट करके जनरल डायर वहां गया, आपको क्या लगता है लोग उसको क्या किया होंगे, जूता चप्पल मारे होंगे? नहीं, उससे फूलों का हार पहनाया गया था, उसका प्रमोशन हो गया था। उसे बोला गया कि उसके लिए और हमें ज्यादा रिटायरमेंट बेनिफिट पहुंचाना चाहिए, उसके लिए घर बाड़ी, मतलब वो और मतलब उधर का सेलिब्रिटी बन गया था। वो समझ लीजिए ब्रिटिशर्स जो वहाँ के जो लोग थे उन लोग का नहर में वो हीरो था कि उसने इंडियंस लोग को मारा, क्योंकि उन लोग का नहर में ज्यादातर जो ब्रिटिशर्स थे वो ये मानते थे कि इंडियन लोग कुत्ता बिल्ली का तरह बच्चा पैदा करते, इन लोग का कोई राइट्स नहीं है, ये लोग जंगली है, सैल्वेज है, इन लोग का कोई जिंदगी जीने का अधिकार नहीं है, ये तो धरती पर बोझ है, व्हाइट मैन्स बर्डन है, तो इन लोग को ऐसे ही करके मारना चाहिए। ऐसा सोच के जो लोग थे तो उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, एक समझ नेशनल हीरो के तरह जनरल डायर को देखा गया। तो ये सब भी एक पहलू है जो हर कोई नहीं बताता है। तो मैंने जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में बताया है। आप लोग भी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, और भी बहुत सारा फैक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।